बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अपोजिशन हुकूमत से मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत आइन और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करे। ये सवाल बहुत अहम है और यह मुतालबा भी बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या अपोजिशन भी अपना किरदार अदा कर रही है। क्या आइन और कानून पर अमल दरामद महज हुकूमत की जिम्मेदारी है, या फिर अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर रियासत को मजबूत बनाते हैं, यानी ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ये हम देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर जो इस वक्त कानून साजी का अमल है, वो एक तरह से अब कुछ अर्सा पहले तक तो रुका हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कानून साजी का अमल हो रहा है। बहुत से बिल पास हुए हैं, लेकिन उस पर अपोजिशन ने एतराज़ात किए कि हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी में और रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो नहीं किया और कवानीन पास किए। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि तमाम के तमाम जो बिल पास हुए वो रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक थे, कवानीन के मुताबिक पास किया गया। ये अलग बात है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अगर हम देखें कि इलेक्शन इस्लाहात पे बात होती रही है और इलेक्शन होते रहे हैं इस मुल्क में, और जो जमात जीतती रही वो तो चलें ठीक है, सुकून से रही, लेकिन जो जमात हारी उसने हमेशा से जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। और हमने देखा कि इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। अब तहरीक इंसाफ की पहली बार हुकूमत आई है। दोनों ये जो पुरानी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये इस्लाहात का कहती रही हैं, मीसाक जमहूरियत में भी ये तय करती रही हैं कि बहुत सी इस्लाहात की जाएंगी, इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी। लेकिन अब जब मौका हाथ आ गया है, एक ऐसी हुकूमत अब इन प्लेस है जो चाहती है कि वो इस्लाहात करे, तो अपोजिशन यानी ये दो दो खुसूसन बड़ी जमातें वो हुकूमत की मुज़ाकरात की उस दावत पर हुकूमत के साथ बैठ नहीं रहीं और कहती यह है कि हुकूमत का लहजा बड़ा सख्त होता है, वज़ीर आज़म बाज़ औक़ात बड़ी सख्त बातें कह जाते हैं, इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं करते। लेकिन बार बार अब यह कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आए बैठें, तलखियों को दूर करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कहा कि वक्त आ गया है कि अपोजिशन के साथ अब तलखियों को दूर किया जाए और बैठ कर मामलात को आगे बढ़ाया जाए, मुज़ाकरात किए जाए और कानून साजी की जाए। और फिर सबसे ज़रूरी कि आने वाले इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात का अमल मुकम्मल किया जाए। जो हुकूमत ने तरामीम दी थी उस पर भी अपोजिशन को एतराज़ात थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल बैठ कर इन मामलात को आगे बढ़ाएं। तो क्या अपोजिशन की सियासत होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम, जो रही सही पीडीएम है, वो अब कहती है कि हम दोबारा से अपोजिशन के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद। अहमद जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब साबिर बलोच। साबिर बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अदील बड़ाइच, जिनको हमने देखा, हमारे कुलीग भी रहे, पार्लियामेंट को भी कवर किया और साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर बलोच साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे, क्योंकि अपोजिशन की हम जिम्मेदारी की भी बात कर रहे हैं। हुकूमत दो दो बल्कि तीन मरतबा से जायद आप लोगों को मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, यानी हुकूमत के साथ बैठने का। आप कहते तो हैं, पार्लियामान में भी कहते हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं करते। वजह क्या है? देखें जावेद भाई, एक चीज़ आप देखें कि अभी आप जिस तरह फरमा रहे थे कि जी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, मुल्क की सालमियत, जमहूरियत और फलाना और ये और वो, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आवाम की बालादस्ती, गरीबों को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए जो कानून साजी वगैरह करनी पड़ती है, तो हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को कि आप आए मिल बैठ के करें। ये कभी आपने सुना है कि उन लोगों ने ऐसी कोई बात की हो? कभी आप ऑनेस्टली खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इस हुकूमत ने कभी संजीदगी से सोचा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करें? कभी इन लोगों ने अपने अमल से, अपने एक्शन से ये लोगों को दिखाया है या किसी को दिखाया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है ना उसकी अच्छा जी, हमारा दोबारा बात करते हैं। जी अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप फरमाइएगा
कि आपने तो बार बार कहा और आपसे अपोजिशन मुतालबा भी करती है कि हुकूमत आइन पर अमल दरामद करे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो आइन और कानून पर अमल दरामद करे और मामलात को आगे बढ़ाए। जी जावेद इकबाल साहब, बात यह है कि पिछले चंद रोज से जो एक नेशनल डिबेट है, जिसमें एक तरफ तो जो सियासी तौर पे एक कशमकश पाई जाती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और पार्लियामेंट में जो इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ये है कि अब यहाँ से आगे हमने बढ़ना है और हुकूमत यकीनन चाहेगी कि ये जो अगले 2 साल हैं इसमें वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दे, और परफॉर्मेंस पे जब उसने तवज्जो देनी है तो हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि अपोजिशन के साथ अपनी तवज्जो जो है वो लड़ाई झगड़ों पर मरकूज करे। 2 इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस रहे हैं, एक इलेक्शन और एक अकाउंटेबिलिटी। दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स और दोनों के ऊपर डाउट्स जो हैं वो हर अपोजिशन ने हर हुकूमत के खिलाफ जाहिर की हैं। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं कि मैं समझता हूं कि अपोजिशन को और हुकूमत को वंस फॉर एवर इलेक्शन इस्लाहात और अकाउंटेबिलिटी, इन 2 के ऊपर बैठ के मिल के कुछ इस्लाहात तय कर लें, ताकि जब अगले इलेक्शन में हम जाएं तो एक तो इलेक्शन अच्छा हो, और उस इलेक्शन के बाद जो अगर अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई सिलसिला शुरू भी होता है तो उसमें कोई एतराजात ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये 2 बुनियादें हैं, इनके ऊपर अपोजिशन को और हुकूमत को फाइनली, क्योंकि इन 2 चीजों की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने माजी में सफर भी किया है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम लगाती थी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती थी, और आज 2018 के इलेक्शन के बाद जब पीटीआई आती है तो दोनों बड़ी जमातें पीटीआई के इलेक्शन को नहीं मानती, वो उन्हें सिलेक्टेड का नाम देती हैं, और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी का अमल होता है उसके ऊपर उनके एतराजात हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत के अंदर रहते हुए, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इलेक्शन इस्लाहात ले आएं और एहतसाब के हवाले से इस्लाहात ले आएं, तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफर शुरू हो सकता है। ठीक है जी, साबिर बलोच साहब, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, और मैं आपके जो आप फरमा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि 3 से ज़ायद मरतबा तो वज़ीर इत्तलाआत ये कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि आए मुज़ाकरात करें, फिर शेख रशीद अहमद ने भी कहा, तो आप जवाब अपना ऐड कीजिएगा। मैंने आपके गुफ्तगू से ये सवाल निकाला था कि हुकूमत तो कह चुकी है कि आप बैठें और बातचीत करें। नहीं जवाद भाई, ये कितने सीरियस हैं ये लोग, और ये कितने बाख्तियार हैं ये लोग। देखो, मज़ाकरात तो उनसे किए जाते हैं कि जो बाख्तियार हों, या मज़ाकरात उनसे किए जाते हैं कि जो वाकई उन मामलात पर संजीदा हों। संजीदगी इनमें नहीं है, इख्तियारात इनके पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो है ना खामखा बोलते जा रहे हैं कि जी आइए आपके साथ मज़ाकरात करें। अच्छा, एजेंडा इनके पास नहीं है, किस बात पे बात करें। अब ये इन लोगों ने मुल्क को इस हालत में लाया है ये लोग कि इकनॉमिकली आप देख लें, पॉलिटिकली आप देख लें, मॉरली आप देख लें, हर लिहाज से इस मुल्क को इन लोगों ने इतना यानी पीछे धकेला है, इतना इसको बर्बाद करके छोड़ दिया है कि आगे तो सिर्फ खड्डा ही खड्डा है। आपने गिरना ही है, जब गिरना ही है खड्डे में तो ये खुद जाके गिरे, हम क्यों उसके पीछे जाके उनके साथ खड्डे में गिरे भाई। देखो ना, अब बात यह है कि आप बैठे अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हो तो उसका एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि पहले आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि भाई उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके मसाइल क्या हैं, कौन से रिफॉर्म्स आपको चाहिए, कौन से रिफॉर्म्स यानी हम ला सकते हैं, कौन से रिफॉर्म्स हम नहीं ला सकते, कौन से शॉर्ट टर्म्स जो है ना वो इमीडिएटली हम कर सकते हैं, कौन से लॉन्ग टर्म्स में हम कर सकते हैं। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। अच्छे लोगों की आप पैनल बनाएं, दूसरे लोग हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके लॉयर्स हैं, ये दूसरे लोग हैं, उनसे राय ले लें, उनसे आप जो है ना उनसे मदद ले लें। एक तरीक़ेकार होती है। अब ये कहना कि जी आए हमारे साथ मजाक करें, मजाकरात करें, मजाकरात इसलिए करें कि आपने बजट अपना पास कराना है। जब भी आपको मौका मिलता है कि यानी आप कहीं फंस जाते हैं तो फंसने के बाद आप कहते हैं कि जी के यानी आइए मजाकरात करते हैं। अभी आप देख लें
कि यानी ये जो रंपस हुआ था यानी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें अब आप देखें दिट वॉज बिटवीन नवाज शरीफ और के लोग जो थे, ये शहबाज शरीफ के और हुकूमत के इमरान खान के। अभी संजीदगी की हालत आप देख लें, जो फारसाइटेड लोग हैं, जो डेमोक्रेट लोग हैं, जिनको जो डेमोक्रेसी को जानते हैं, समझते हैं, जो सियासी उनमें वो इक्विपमेंटशिप है। अब बिलावल साहब मेरे चेयरमैन को आप देखें, वो वहाँ बैठे हुए थे, उनका रवैया देखें, उन्होंने एक जो है ना एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वहाँ बैठ, अब वो क्या कर सकता है, सिर्फ बैठ के तमाशा ही देख सकता था ना। पीपल्स पार्टी किसी लोगों ने ना इनका साथ दिया ना उनका साथ दिया, बैठ के देखते रहे, इसलिए कि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं रह गया था, उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। चलें ठीक है, मैं आता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी ने संजीदा रवैया इख्तियार किया, लेकिन अब मजीद संजीदगी तो ये है ना कि आप बातचीत करें और सियासी और आईनी अमल को आगे बढ़ाएं। मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं अदील वड़ाई साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। अदील वड़ाई साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। साबिर भाई, मैं आता हूं आपकी तरफ। अदील वड़ाई साहब, आप बताइए कि अपोजिशन का फिर रास्ता क्या है, क्योंकि वो जो बची खुची पीडीएम है वो तो कह रही है हम अब नई तहरीक का ऐलान करेंगे। अपोजिशन हुकूमत गिरा तो सकी नहीं, तो बेहतर नहीं है कि वो आके बैठे और इस आईनी और कानूनी अमल को आगे बढ़ाएं? जावेद भाई देखें, अपोजिशन को पहले दिन से हुकूमत दावत दे रही है लेजिस्लेशन में भी, और जो कौमी मफाद, कौमी अहमियत के मामला थे FATF में आपने देखा कि हुकूमत मिन्नतें तक कर बैठी, लेकिन उसमें भी कोई ताउन नहीं हुआ। और फिर जिस तरीके से लेजिस्लेशन करनी पड़ी उस पर भी जो रद्द अमल अपोजिशन ने जाहिर किया, ये रियासत का मामला था, ये मुल्क का मामला था, FATF वाला मामला, उसमें कोई ताउन नहीं था। उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात का मामला आ गया। इंतखाबी इस्लाहात के मामले में वो कमेटी कहाँ गई? कब से स्पीकर साहब कह रहे हैं जी वो कमेटी बनाई है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के लोग आए और आकर इंतखाबी इस्लाहात करें, जिस तरह 2017 में हुई थी, लेकिन आज तक वो कमेटी, उसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर क्या हुआ? ज़ाहिर है 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, इंटरनेट वोटिंग मशीनों के लिए 2-3 साल चाहिए। उसमें जब वो अपोजिशन मिल बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, हुकूमत की जानिब से इनको कई मरतबा ऑफर की गई है आकर बैठे हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इन पे बात करें। जब वो नहीं हुई, हुकूमत ने अपना जो बिल था जो काबीना से मंजूर करवाया हुआ था वो पार्लियामेंट में पेश किया, कौमी असम्बली से वो पास करवा लिया। अब जब दूसरी जानिब से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो क्या लेजिस्लेशन रुक जाए? अच्छा, जहां तक मामला है पार्लिमान के चलने या ना चलने देने का, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का 18वीं तरमीम के बाद इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी और रोल बढ़ गया है। और इनका इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री हो, उसके बाद कानून के तहत जब चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला आता है, तो अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार है। अब पार्लिमान कौन नहीं चलने दे रहा? पार्लिमान, आप वजीर आजम की विक्ट्री स्पीच उठाकर देखें, वो मनाजिर आज देखें जो उन्होंने ऐवान में खड़े होकर की थी, ये मामला वहां से शुरू हुआ था और ये आकर इस जो तीसरे चौथे बजट में आकर ये चीज रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि जाहिर है हुकूमत पे मुआशी वो प्रेशर और ये सारी चीजें थी। और अब हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस 3.94 और उसके बाद जो आया, उसके बाद फिर उन्होंने एक मैसेज दिया, इनफ इज इनफ। उसकी रीजन ये है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बात करने देंगे और आपने पहले दिन से बात नहीं करने दी, जब वो बैठे हों और जिस तरह की हम पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठकर सुन रहे होते हैं, दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन ये कर रही होती है, हुकूमत की जानिब से भी जिस तरह के अल्फाज जो कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन ये मामला शुरू किसने किया था? और फिर उसमें फिर तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए, सारी जिम्मेदारी ज़ाहिर है हुकूमत की ही नहीं हो सकती। फिर पार्लिमान में जाकर देखिए, पार्लिमान में सब बराबर हैं और उसके जो कस्टोडियन है वो स्पीकर हैं, और उसमें देख लें उन्होंने दोनों को बराबर ट्रीट किया है। तो पार्लिमान को चलने देने ना चलने देने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, ये अपोजिशन का भी बराबर का इसमें किरदार है और लेजिस्लेशन में भी अपोजिशन का बराबर का किरदार है। और वो कमेटी आज भी वो राह तक रहा है, कमेटी रूम नंबर 5 जहां पर ये इजलास होना था, जहां पर इंतखाबी इस्लाहात कब होनी है, अगर अभी नहीं हो, 2021 तो आ गया, 2023 में तो इलेक्शन है, जो कुछ होना है इसी साल में जाकर होना है। तो उसमें फिर अब कानून पास हो गया, नहीं जी हमसे मशवरा नहीं किया गया, ये जल्दबाजी में कर दिया है। फिर क्या करें, उसका हल बताएं ना, मतलब कहां मिल बैठना है, कहां बैठना है? टाइम तो गुजरता जा रहा है, इंतखाबी इस्लाहात नहीं करनी, या आप कह दें नहीं करनी, फिर इल्जाम ना लगाएं कि धांधली होती है। हर साल, हर 5 साल बाद धांधली का शोर भी सुनना है, इंतखाबी इस्लाहात भी नहीं करनी। और ये RTS जो है, ये कौन लेकर आया था? जो इस वक्त RTS की बात कर रहे हैं वही RTS लेकर आए थे ना। और दूसरी बात यह है कि RTS के हवाले से भी इतनी ज्यादा गलत बात की जाती है, चूंकि मैं इलेक्शन को कवर करता हूं, उस रात में RTS रूम में जहां पर ये नताइज आ रहे थे, मैं खुद वहां मौजूद था। RTS का सिर्फ
एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके पैरेलल एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था। ना तो आरटीएस नताइज तब्दील कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं जैसे जी आरटीएस ने नताइज तब्दील कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी जी नताइज तब्दील कर देगी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है खुद हुकूमत को भी बेहतर अंदाज में लोगों को समझाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली एक कैलकुलेटर है जो जल्दी नताइज दे देगा, बाकी वही रिवायती तरीका बैलेट बॉक्स में बैलेट डालने वाला रहेगा। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने से अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? इलेक्शन कमीशन, इन इदारों की क्रेडिबिलिटी, और आ जाकर फिर 2023 के इलेक्शन में भी हम यही सुन रहे होंगे जी ये हो गया, धांधली होगी, वोट रिजेक्ट होगी, वोट जो लाखों वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, इससे बच जाएंगे हम। अब ओवरसीज को जावेद साहब वोट का हक देने के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठने को तैयार नहीं है, अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है ओवरसीज पे। इलेक्शन कमीशन जो इस पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो 85 लाख लोग आईने पाकिस्तान ने उनको हक दिया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर का फैसला कहां जाएगा? बिल्कुल सही, देना तो है ना, खराबियां तो दूर करें, खराबियां आपका काम है दूर करना खराबियां। अहमद जवाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो तरामीम आप लोगों ने पेश की थी उनमें कुछ तरामीम पर तहफ्फुजात का इजहार किया है, गवर्नमेंट उसको भी एड्रेस करेगी और ये मसले का हल निकालना तो होगा। मामला ऐसे तो जूं का तू तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि इलेक्शन तो फिर उसी तरह ही होते रहेंगे, फिर एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहेंगे। लेकिन जावेद साहब, पीपल्स पार्टी ने अपना 5 साल का दौर गुजार लिया और उसमें किसी किस्म की इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद पीएमएलएन ने भी अपना 5 साल का दौर गुजार लिया और इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से कुछ काम नहीं किया। इसके बावजूद कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को माजी में हर इलेक्शन के हवाले से अगर वो उन इलेक्शन को हारते हैं तो शिकायत मौजूद रहेंगी। अब जब पीटीआई की बारी आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं तजर्बात को सामने रखते हुए कि जिनसे खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफर करना पड़ा 2013 के इलेक्शंस में, तो ये एक इनिशिएटिव दिया गया। अब देखें, इसमें अभी तो एक सिर्फ असेंबली से जो है वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो बिल लाया गया। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो डिटेल्स हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तो इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड करना है। और अब ये सेनेट में भी एक पार्लिमानी कमेटी जो है वहां पे डिस्कशन के लिए मौजूद है। यानी कहने का मकसद ये है कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चंद एक नकात के ऊपर है। क्या ही ये अच्छा नहीं होगा कि सेनेट के अंदर जो पार्लिमानी कमेटी अब बन चुकी हुई है, उस कमेटी में अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, आप इसके तरीकाकार पे बातचीत करें जिससे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन का जो तरीकाकार है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद एक अथॉरिटी है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को किस तरीके से उसको कंडक्ट करना होता है। ये तो एक गाइडलाइन आ गई है, एक अप्रूव होके असेंबली से बिल अगर आ गया है, सेनेट से भी अप्रूव हो जाता है, तो उसका तरीकाकार तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो एक और मरहला है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन को बजाय इसके कि इस वक्त सिर्फ डाउट्स सामने रखते हुए, और जैसे कि अदली गुराई साहब ने भी ये बात कही और इससे पहले भी ये डिस्कशन मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये जो रवायती तरीकाकार है इलेक्शन का, उसको रिप्लेस तो नहीं कर रहा, ये तो उसके ऊपर एक एडिशन है कि जिसकी मदद से वो जो एतराजात होते थे माजी में कि हमारे वोट चोरी हो गए, तो ये एक ऐसा सिस्टम जो कि मशीन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए होगा कि जो इलेक्शन के नताइज को ज्यादा बेहतर तरीके से एंडोर्स कर सकेगा, उसकी ज्यादा बेहतर वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं और हमने कौन सा कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो पीटीआई के कोई R&D से सेल से तैयार होके तो नहीं आ रही। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को डिबेट किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल को डिबेट किया जा सकता है और इसको समझा जा सकता है। लेकिन आगाज में ही अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो उससे जाहिर है कि फिर इलेक्शन इस्लाहात तो फिर रह जाएंगी, फिर 2023 का इलेक्शन भी उसी पुराने तरीकेकार से होगा, फिर आप कहेंगे कि दोबारा धांधली हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता खुला है, सेनेट से आगाज करें और इलेक्शन कमीशन ने भी जब इसको इंप्लीमेंट करना होगा वो जमातों के साथ उसका कंसल्टेशन का प्रोसेस लाजमी होगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी। तो अपोजिशन के लिए बेहतर है कि सिस्टम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें और इसमें जो उनके कोई जेन्युइन किस्म के एतराजात हैं उसको वो सामने भी ला सकते हैं, उस पर कोई वो तो नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही आपका रिजेक्शन से होगा, जाहिर है कि फिर इलेक्शन इस्लाहात जो है
वो तो फिर होने से रही। और अगर 3 दफा, एक दफा पीपल्स पार्टी और एक दफा नून लीग और एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3 पॉलिटिकल पार्टीज के 5-5 साल में अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकी, तो फिर तीनों पार्टियां किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है या इसमें धांधली होती है। तीनों पार्टियों को अगर 5-5 साल मिले तो ये अब मेरा ख्याल है कि एक आखिरी मौका है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इनिशिएटिव है, लेकिन ये कोई तहरीक इंसाफ के सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये तमाम जमातों के इंटरेस्ट के लिए और सबसे बढ़ के ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इलेक्शंस जो हैं वो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बुनियादी वजह रहे हैं पिछले 72 सालों में। इसको दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है और इसमें अपोजिशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और फोरम्स मौजूद हैं, सेनेट भी मौजूद है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। जी सादर बलोच साहब, आपकी जमात पाकिस्तान के चारों सूबों में है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में है और आप हुकूमत करते रहे हैं इस मुल्क पे। जो राइज तरीक़ाकार है उसके मुताबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने पार्लिमानी रहनुमाओं को ख़त लिखे और उनको कहा कि आप आएँ, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। और क्या ऐसा तरीका हो सकता है? वज़रा बार बार कह चुके हैं आप लोग आएँ, बैठें, उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि फिर इलेक्शंस आएंगे, फिर ये इल्ज़ामात होंगे, फिर धांधली का शोर होगा। आखिर आप ही बता दें फिर तरीक़ाकार क्या होगा कि इलेक्शन शफाफ हो। देखें जावेद भाई, एक चीज़ आप देख लें ना, बात यह है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की कौन मुखालफत करता है? वो कौन सा पार्लियामेंटेरियन है जो कहता है कि यानी रोज़ एवरी डे या हमेशा हर इलेक्शन के बाद रिफॉर्म्स आएँ और बेहतर से बेहतर जो ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए? इसकी तो मुखालफत तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों कहते हैं कि यानी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारे चेयरमैन ने बिलावल साहब ने हमेशा कहा है कि जी कि वी आर रेडी टू ब्रिंग सर्टेन रिफॉर्म्स इलेक्शन में। लेकिन एक चीज़ आप देखें ना, बात यह कि इनको जो इलेक्ट्रॉनिक वो सिस्टम जो लाने की बात कर रहे हैं कि उस पर डटे हुए हैं ये लोग, वो शायद पता नहीं किसी ने इनको बहकाया है कि भाई कि इसके ज़रिए आप अगला इलेक्शन जीत सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, कि जो ऐसा नहीं है। दूसरे जो बैठे हुए हैं उनकी भी निगाहें हैं, वो भी नज़रें लगाए हुए बैठे हैं। इलेक्शन आप किसके ज़रिए कराएंगे? इलेक्शन आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को उसको रिजेक्ट कर दिया है। जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या, आप कहाँ से आपका ये इन चीज़ों के? लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि भाई आप उन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करें, आप उन तरीक़ों को अडॉप्ट करें, आप एक जो है ना वो रेकलेसनेस को अपनी छोड़ दें, आप ज़िद को अपनी छोड़ दें, अपनी बात को मनवाने को आप छोड़ दें। आपको अगर पार्लियामेंट में आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है, अमेंडमेंट्स लाने हैं, हमारे साथ बैठें, हमारे अपोजिशन को एतमाद में लें। अच्छा, अपोजिशन में ऐसे लोग हैं कि जो आपके लोगों से बेहतर हैं, वो आइन को, कानून को, इलेक्शंस को आप लोगों से बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। आपके लोगों की तरह नहीं है कि जो पार्लियामेंट के अंदर आके माँ बहनों की गालियां लोगों को देते हैं। अब जो लोग ये जो है ना आपके अवान वगैरह पता नहीं कौन कौन ये लोग हैं, आप इनके ज़रिए अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगे तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। आप खुद जानते हैं कि भाई इनमें कितनी जो है ना वो लियाकत है कि ये बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं, या इनको पता है कि इलेक्शन क्या चीज़ है, पार्लियामेंट क्या चीज़ है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ऐसे नाजेबा गालियाँ मामलों की देना, ये कहाँ का, यानी इनसे इनके ज़रिए आप कहते हैं कि जी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगे, ये कोई बात हो गई? वो सीरियस हो जाएं वाकई। अब अनफॉर्चुनेटली इनके साथ तो हमने गुजारा करना ही है, वो इसलिए कि अब वो हैं तो अब क्या करें। लेकिन ये कि अब वी वांट कि भी कि चीज़ें बेहतर से बेहतर तरीके पे होने चाहिए। बेहतर से बेहतर लोग उस वक्त आ सकते हैं कि जब बेहतर से बेहतर सिस्टम होगा इलेक्शन का। यहाँ पे ये नहीं चाहते, ये आना चाहते हैं लेकिन ये बेहतर तरीके से नहीं आ सकते। ये चाहते हैं कि इनको, मैं पहले भी अर्ज किया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये लोग लाना चाहते हैं, इनको किसी ने गलत गाइड किया है कि इसके जरिए शायद आप कोई रिगिंग वगैरह करके किसी फोरम्स पे बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं ना इनके साथ। जो मुताल्लिका फोरम्स हैं, कमेटियां हैं, अपनी तरामीम, अपनी तजावीज़ वो लाएं, आप इनके साथ डिस्कस करें, आप इनके साथ फोरम्स पे बैठें और वो डिस्कस करें ताकि अपोजिशन की संजीदगी का इज़हार। नहीं मानते, वो कहने की बातें होती हैं, वो वेरी अर्सनो। इस किस्म की बहुत सारी पहले भी यानी कमेटियां बनी हैं और बहुत सारी जो डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन नहीं मानते ये लोग। अभी आप रोल देखें यानी स्पीकर का,
वो क्या ये जैसे आई मीन वो आपका हम कहते हैं जी कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि वो ये कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऐसे होते हैं ओपनली इस तरह बैठ के जनाब अदील एक इलेक्शन पार्टी कमीशन की पाकिस्तान ने और भी एक कुछ जनाब, तहफुजात का इजहार उसके- किया है जो हुकूमत की जानिब से कुछ तरामीम आई हैं। तरीक़ाकार क्या है उनके, तो अब तहफुजात आ गए, लेकिन हुकूमत इनको एड्रेस कर सकती है, हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर इस पर बातचीत कर सकती है और जो तहफुजात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसको दूर कर सकती है। पहले तो बात ये है ना जी एक मिनट बलोच जावेद मैं साहब, जी, जावेद मैं आता साहब, हूँ। इलेक्शन कमीशन बात ऑफ यह है कि वो पाकिस्तान- अपने आप को वो साबित करें कि वाकई वो लोग अहल हैं। एक दूसरी बात यह है कि वो इस बात को जो है ना साबित करें कि वो सिंसियर हैं। ठीक है, चल मैं चल आपको ठीक है, अर्ज ठीक है, किया था वो पहले पूछते कि हैं फिर अगर अहमद इनकी जवाद बात साहब से समझ में नहीं कि आती सिंसियरिटी और तो क्या हो अपोजिशन सकती है, में बैठे हुए मुज़ाकरात लोग की दावत ही पीपल्स दे पार्टी सकते में, हैं। मुस्लिम लीग जी, में, दूसरी जमातों में ऐसे लोग हैं कि जो एक्चुअल सही दुरुस्त कह रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जमात आपकी जमात में भी लोग हैं, काबिल वकला हैं, मुस्लिम लीग नून में भी हैं, वो आए बैठे तो सही बिल्कुल ना। हैं। असल सवाल ये है कि मुस्लिम बैठे तो लीग में सही। भी हैं। ठीक ठीक है, जी 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 अदील साहब। भाई जावेद साहब लेकिन देखें, बात ये है देखें कि ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम ने जो मिनिस्टर इस को पर चाहिए, तहफुजात देखो का मेरी बात, इजहार आज किया तक है। प्राइम मिनिस्टर ने किसी इशू पे किसी अपोजिशन साबिर बलोच साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। अदील को जरा बोलने दें। अदील से मैंने सवाल किया है तो आप कभी कहा है सुनने में आपकी तरफ आता हूं, शहबाज शरीफ को आए इस बात पे बात करते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं साबिर साहब। जी जी अदील। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहफुजात का इजहार किया ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जी वो कह रहे हैं कि आपने आइन में तरमीम की नहीं है, कानून में तरमीम कर दी है आइन में, जबकि ये लिखा है उसमें इंतखाबी फहरिस्तें। वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिस इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से मामला नादर। बात यह है कि नादरा इंतखाबी फहरिस्तें बना रहा है ना, तो उसमें लिख दिया उन्होंने कि ये नादरा का काम है, तो जो कहते हैं जी आइन में लिखा हुआ ये हमारा काम है। चलें, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम बात करते हैं ईवीएम बीवीएम की ना, जिस पर ज्यादा शोर है। बिल्कुल सही। इंटरनेट वोटिंग के हवाले से ठीक है, वो 3-4 साल पहले का सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ग्रे एरियाज ऐसे सामने टास्क फोर्स की रिपोर्ट में आए थे। अभी एक स्पेनिश फर्म है जिसने उसको ऑडिट किया है, वो दूर हो जाएंगे। उसका मकसद ये है कि वो उसको चीज़ों को हाईलाइट कर दें, उनको पॉइंट आउट कर दें, ताकि वो जो लूप होल्स हैं उनको दूर किया जा सके। ये इसकी बुनियाद पे आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ओवरसीज को जो वोट का हक है वो देना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसको गलत रंग किस तरह दिया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इलेक्शन कमीशन चाहता है। आपको मैं ये बताऊं कि जराए से भी जो मुझे पता चला है, जो उनकी प्रेस रिलीज में चीज नहीं थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 कंपनियां, उसमें एक जनूबी कोरिया की कंपनी है और एक स्पेन की कंपनी है, उनकी बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डेमो ले चुका है। वो इसलिए ले चुका है कि हुकूमत जो मशीन बना रही है वो मई में बननी थी, मई के एंड तक बन जानी थी, वो अभी तक बनी नहीं है। इन्होंने जुलाई तक का वक्त मांग लिया है, वो जुलाई तक बन जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले में संजीदा नजर आता है। जो कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता नहीं है, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट वोटिंग पर उसकी रिजर्वेशंस है, वो हुकूमत ने भी, वो प्रेसिडेंट साहब ने भी कह दिया है परसों कि उनके जो तहफुजात हैं वो दूर किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से वो डेमो ले रहा है इंटरनेशनल कंपनीज के। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूं अपोजिशन को समझनी भी चाहिए, इसमें वक्त बड़ा अहम है। देखें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर 2022 में जाके आप ये डिसीजन लेते हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसके हवाले से उसकी मुल्क भर में तरबियत, उसमें क्योंकि ये कोई 1 लाख पोलिंग स्टेशन के करीब जाके इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी तरबियत, लोगों में अवेयरनेस, इसके लिए वक्त बहुत कम है। अगर इसी तरह लड़ाई झगड़े में और इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर सियासत जो है वो की जाती रहेगी, तो इसमें फिर नुकसान वो इंतखाबी अमल की साख का होगा। लेकिन मैं आपको ये भी खबर दे दूं, ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम ये लेकर आना है, क्योंकि एक तो ये उनका फंडामेंटल राइट है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, दूसरा ईवीएम के हवाले से जावेद साहब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं जी, हमारे कानून में क्या लिखा है और शोर क्यों मचता है हर मरतबा, इस दफा डस्का में जो मचा कि जी रात 2 बजे तक नताए जाने चाहिए। मतलब कितनी अनरियलिस्टिक बात लिखती है जो डूएबल ही नहीं है। दुनिया में हमसे जो छोटे ममालिक हैं वहां फेजेस में इलेक्शन होते हैं, और पाकिस्तान में एक रात में इतने हलकों का इलेक्शन, 272 हलकों का और बाकी प्रोविंशियल अलहदा, उनके इलेक्शन करके रात 2 बजे तक नताइज नहीं आ सकते।
अच्छा, या तो आप फेजेस में इलेक्शन ले जाएं, माजी में ये एक तजवीज आई थी, वो नहीं मानी गई क्योंकि हमारा वो टेम्परामेंट नहीं है, हम इंतजार नहीं कर सकते। यहां तो चंद घंटे इलेक्शन का नतीजा लेट हो जाए तो हम उसको बदनाम कर देते हैं। फिर उसका हल यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर यानी आप बोलें कि रात 2 बजे तक नतीजा आ जाए, अदरवाइज तो अगले दिन तक नतीजे आते हैं। फिर सर यही सब लोग बैठकर कहते हैं जी देखें जी धांधली हो गई या नतीजे ताखीर का, क्योंकि ये डुएबल ही नहीं है। उसके लिए हुकूमत ये तय कर चुकी है ईवीएम भी आएगा, इंटरनेट वोटिंग भी आएगी। तो अपोजिशन को कहां नहीं उन्होंने पूछा, अपोजिशन को खत लिख दी है, इंतजार किया जा रहा है आए बैठे। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है इसका कोई हल? इसका हल मैंने तो बहुत सारे लोगों से अपोजिशन जमातों में हमारे जो जानने वाले दोस्त या सोर्सेज उनसे जब हम पूछते हैं इसका हल बता दें। देखिए पॉइंट स्कोरिंग जो है ये तो चलती रहेगी इलेक्शन तक, लेकिन इसमें इंतखाबी अमल की जो साख है इसको उसकी जो कीमत ना अदा करनी पड़े। बिल्कुल। साबिर बलोच साहब, मामला कहां है? ईवीएम पे यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आपको एतराज है, या आप चाहते हैं कि बातचीत करके इस मामले का कोई हल निकालें, कोई बैठ के मामले का हल निकालें? नहीं, बात देखे जी देखे, मेरी बात सुने, मैं आपको कर्ज कर लूँ। मेरे भाई ने जिस तरह बात की उससे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ 4-5 शहरों में होता है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फलाना ये फैसलाबाद वगैरह। भाई आपके 80-85% वोटर्स आपके देहातों में रहते हैं। आप इंटीरियर बलूचिस्तान में जाएं, इंटीरियर सिंध में जाएं, इवन इंटीरियर पंजाब में साबिर बलोच साहब, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अदील उड़ाई साल से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कवर करते रहे, कई इलेक्शन इन्होंने कवर किए हैं और पूरे पाकिस्तान में कवर किए हैं। मैं खुद इसका गवाह हूं क्योंकि हमने भी कवर किए हैं, इन्होंने भी एज ए रिपोर्टर कवर किए हैं। सर जी आप फरमाइए। नहीं, आप मुझे एक बात मुझे बताएं, आप मुझे बताएं ये जो इलेक्ट्रॉनिक यानी सिस्टम है, अब इसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। उन इलाकों में बिजली नहीं है, उन इलाकों में आप कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक वो जो ना वो प्लग नहीं लगा सकते, ट्रांसपोर्ट यानी फासले दूर हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। और एब्रप्टली आप कहते हैं कि जी कि एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम कि जो यानी यहाँ पर वो नहीं है फीजिबल, अभी इस वक्त नहीं है। अगर आप है तो आप कम से कम फिर उसकी बताएं हमें कि भी ये किस तरह मुमकिन है कि आप यानी ओवरनाइट ये सब चीज़ करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, इनको गौर करना पड़ेगा, इनको आप लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो टेक्निकल लोग हैं उनको वो करना पड़ेगा, टेक्निकल नो हाउ की जो उनको तरबियत देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। अब ये ऐसे ही अपने हवा में उड़ रहे हैं कि जी हमने इलेक्ट्रॉनिक ये करना है, इलेक्ट्रॉनिक वो करना है, इस तरह थोड़ी होता है भाई। आपको पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कराने, आपने 2-4 यानी शहरों के नहीं करने हैं। आपको फिक्र लगी हुई है ओवरसीज पाकिस्तान की, जी शायद वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। भाई वहां पर अगर आपके लोग हैं तो दूसरों के भी तो है। एक बात, आप पहले ओवरसीज पाकिस्तानी तो अपनी जगह पे हैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन आप पहले पाकिस्तान के लोगों को तो वो जो है ना वोट कर। हाँ नहीं, लेकिन ये इसमें साबिर बलोच साहब ठीक है, वो जल्दी में नहीं है, वो तो जाहिर है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था ओवरसीज पाकिस्तानीज का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज का यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार है। आप देखें, ये तो भले आपकी हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, और चीजें मेरे भाई बहुत बड़ा ज़र्रे मुबादला आता है, हर चीज को लाके उनका हक है। मैं आता हूं, मैं अहमद जवाद साहब की तरफ जाता हूं। अहमद जवाद साहब, एक तो शुरू में भी साबिर बलोच साहब ने कहा इख्तियार, आपने इख्तियार कहां से लेना है, और खुलूस, ये खुलूस डालें ना जी आप, ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, को खुलूस डालें ना जी। जब इसका बात यह है कि जो बातें इमेजिनेटिव होती हैं, जैसे खलूस है, बिल्कुल खलूस जो है एक ट्रस्ट की बुनियाद होता है, लेकिन अब इस खलूस को हम किस तरीके से पेश करें, या अगर आप इख्तियार की बात करते हैं तो हमारे पास वही इख्तियार है कि जो 2013 से लेके 2018 तक पीएमएलएन के पास था, 2008 से लेके 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था। ये वही इख्तियार है कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इसी इख्तियार की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन इस्लाहात, जिसका एक मेन पॉइंट या एजेंडा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स हैं, तो दोनों पे जो है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज है कि जो कि पीटीआई ने इस दुनिया में कोई पहली दफा से कोई इजाद की है, या कोई ऐसी चीज है जो इससे पहले कभी नहीं आई। बहुत सारे ममालिक ने इसका तजर्बा भी किया है, और हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अगला इलेक्शन जो है
वो पिछले जो इलेक्शंस हैं जिनके हवाले से डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं, अपोजिशन उनको एक्सेप्ट नहीं करती, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक दफा बैठ के टेबल के ऊपर डिस्कस तो करें। आप सेनेट में अभी ये मौजूद है बिल, वहां पे आपकी जो कमेटी है उसमें आपके मेंबर्स मौजूद हैं, वो सवालात उठाएंगे। मेरी खुद अपोजिशन के कुछ लीडर से पिछले चंद रोज में जो मुख्तलिफ टॉक शोज के दौरान और बाद में जो मुलाकात हुई है, उसमें उनका भी ये कहना है कि सेनेटर्स उनके जो हैं कि ये अब हमारे लिए उस कमेटी में मौजूद है, हम इसको डिबेट करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, हम इसके हवाले से जो एतराजात हैं वो भी लेके आएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। उसको ऑर्डिनेंस के जरिए इसलिए लाना पड़ा कि नहीं वो जो है अपोजिशन की तरफ से कोऑपरेशन मिल रहा था, अब उसको सेनेट तक पहुंचा दिया है, वहां पे कमेटी बना दी है, इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तसल्ली करेगा। जो साबिर बलोच साहब ने इंप्लीमेंटेशन के हवाले से सवाल उठाए हैं या शकूक व शुबहात उनके जहन में है, इन तमाम शकूक व शुबहात को इनका जवाब जो है जब आप बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन इसकी इंप्लीमेंटेशन को जब एक्सप्लेन करेगा और वो तमाम जमातों के साथ कंसल्टेशन करेगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है कमरे में बंद होके इसकी इंप्लीमेंटेशन को डिसाइड कर ले। वो मौका भी आएगा कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों से बात करेगा, उनके एतराजात को सुनेगा, उनके एतराजात को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो देखें, ये तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेन चीज ये है कि आप इसमें शामिल हों। अगर आपको कोई एतराज होंगे तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें, जैसे अदील बड़ाइश भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि देखें ये टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन है। टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन के लिए जिसमें कि मशीनें भी इन्वॉल्व हैं। अगर हमने 1 लाख मशीनों का अगर ऑर्डर देना है, किसी भी कंपनी को देना है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई कंज्यूमर आइटम तो है नहीं है कि आप जाके अमेज़न से उठा लें या किसी स्टोर से आप उठा लें। ये तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और वो भी जब आप पूरी तरह से उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन, उसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हो जाएंगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर वो आपको डिलीवर होना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन है पाकिस्तान के अंदर। आपने उसको नादरा के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वोटर ने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पोलिंग एजेंट्स ने उसके साथ कैसे सलूक करना है, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उसके साथ क्या करना है। ये तो एक बड़ा लंबा सिलसिला है जो कि टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन से लेके, ट्रेनिंग से लेके, उसकी फाइनल डे उसको किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा। तो इसको अगर आप बिल्कुल अदील ने सही कहा है कि अगर ये साल जाया कर दिया और अगर 2022 में तक हम अगर डिबेट्स में पड़े रहे या डेलिब्रेशन ही करते रहे, तो फिर 2023 के इलेक्शन में तो नहीं कुछ हो सकेगा। फिर हम उसी एक डेडलॉक की तरफ जा रहे होंगे। अगरचे वो एक इलेक्शन होगा, लेकिन एक ऐसा इलेक्शन के जिसके बारे में हमें पता है, पहले से ही पता है कि अपोजिशन जो भी इलेक्शन जीतेगा उसको कोई एतराज नहीं होगा, जो हारेगा उसको एतराजात होंगे। तो फिर ये एक सियासी डेडलॉक जो आज 3 साल हो गए हैं, ये 2023 के बाद भी फिर इसका मतलब है 2028 तक भी जारी रहेगा। तो इसमें अपोजिशन क्या गेन करेगी, ये तो मुझे समझ नहीं आती। अपोजिशन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर अपने एतराजात को सामने लाना पड़ा है। सिर्फ अगर आप एक इमेजिनेटिव बात अगर करेंगे जी कि हमें ट्रस्ट नहीं है या हुकूमत से सीरियस नहीं है, इन चीजों को देखें, आपको कोई प्रैक्टिकल की चीजें बतानी पड़ेंगी। साबिर बलोच साहब, ये तो देखिए ना, अहम नुक्ता तो है ना, चीजें बतानी पड़ेंगी कि यही आप भी फरमा रहे थे कि इसमें बड़ा वक्त लगना है। तो आप आए, बैठे, इनके साथ बात करें, क्योंकि ऑपोजिशन को हमने देखा पीडीएम, और फिर अब जो आप तो खैर निकल गए पीडीएम से, वो हुकूमत तो गिर नहीं सकी या गिरा नहीं सके। आप लोग मुज़ाकरात आप कर नहीं रहे हुकूमत के साथ। तो मकसद यही लगता है कि फिर आप हुकूमत का काम नहीं चलने देना चाहते, यानी हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे। यानी लोग तो फिर ये सवाल उठाएंगे ना साबिर साहब। भाई अब बात यह है कि हमको हुकूमत को काम करने हम नहीं दे रहे। हुकूमत खुद कुछ करेगा तो वो खुद ही कुछ नहीं कर रहे। उनके पास कुछ करने के लिए बज़ाहिर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि अभी से ये सोच रहे हैं कि भी किस तरीके से अगला इलेक्शन हम रेक करके आ जाएं। ये बात यानी आपने मजाक में कह दी कि जी कि हम हुकूमत को काम करने नहीं दे रहे। हम क्या उनको कहाँ हमने किस चीज को हम रोकें? कोई काम हो तो हम उसको रोकें भाई, जो जब कुछ है नहीं तो हम कहां से रोकेंगे उसको। और एक बात गवर्नमेंट के लोग जो है ना, ये अपने जहन से निकालें
कि जी कभी इस बात को सामने लाना, कभी रिफॉर्म्स की सूरत में, कभी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म की सूरत में, कभी फलाने की सूरत में। हम उनको कोशिश हमारी तमाम अपोजिशन की मिल के ये होगी कि इनको हमने रिगिंग नहीं करने देना है। भले आप अपना जितना जोर लगाएं, आप कुछ भी करें, आप जो है ना बिल्कुल सर के बल खड़े हो जाएं, दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू रिग द इलेक्शन। अच्छा चलें, ये रिगिंग कैसे अच्छा, होगी जब आप अभी इस्लाहात आपके की जो- बात कर रहे हैं? अदील अदील की तरफ I'm मैं telling you आऊंगा। the truth with confidence. अदील, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, देखो ना। वही बात हो रही है कि टाइम भी लगना है, वक्त भी लगना है। फिर आपने देखा गुज़श्ता दिनों में ये बजट खुद कह इजलास रहे के हैं अलावा, कि जी के बजट इजलास के ऑर्डर अलावा देना है, अदील, फलाना करना कुछ है, माहौल समझाना बेहतर है। हुआ, वज़ीर आज़म ने भी इतनी सख्त बातें नहीं की, वज़रा ने भी देखो इतनी ना। सख्त बातें नहीं की। आप कहते यही एक पैसे माहौल हमारे होता है ना पास कि नहीं है, ऑपोजिशन फलाने, वो आए भी कहाँ से और वो खरीदोगे, क्या हुकूमत के साथ बातचीत करे। अगर ये इस्लाहात खुदा न ख्वास्ता नहीं होती तो फिर आपको क्या नजर आता है? ये 2023 में जो इलेक्शन होगा, फिर क्या एक सूरत हाल सामने नजर आएगी आपको? देखें, इस्लाहात तो बड़े पैमाने पर ज़रूरत है, और जिस तरह डायनामिक्स तब्दील होते रहते हैं, वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन ये इस्लाहात जो हैं वो अगर नहीं होती तो अल्टीमेटली नुकसान किन को होगा? इन्हीं फ्री कैन को होगा, ये जो इलेक्शन में जाएंगे। अभी ये समझ रहे हैं कि शायद ईवीएम के आने से कुछ धांधली हो जाएगी। कैसे धांधली हो जाएगी? वो इलेक्शन कमीशन ने जब तक अपनी तसल्ली नहीं करनी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये हुकूमत मान गई है, यानी सदर मुमलिकत ने स्टेक होल्डर्स के साथ बताया है, जी जी, स्टेक होल्डर्स के साथ सदर मुमलिकत ने कि भाई इस तरह आप कर सकते, जी जी जी, अदील बात करें, बात लेकिन करें। उनको पता बात नहीं है कि भी अदर साइड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग अब हुकूमत ने कुछ चीज़ों में ये तय कर लिया, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कि जिस तरह देखें एफएटीएफ में क्या हुआ, वो एक डेडलाइन थी, उस डेडलाइन को मीट करना था, उसमें रेजिस्टेंस आई, उसमें फिर क्या हुआ, अब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी ये जो स्पीच है बजट से मुतल्लिक, उसमें ये दावा किया कि जी देखें एफएटीएफ से मुतल्लिक हमने कितना ताउन किया, हमें तो किसी ने कहा भी नहीं था। हालांकि मैं वहां प्रेस गैलरी में बैठ के इस तमाम लेजिस्लेशन के प्रोसेस को कवर करता रहा हूं, वो तो बड़ी मुश्किल से इनके कोई 20-22 बंदे मुल्क की जो बेहतरी के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया उस लेजिस्लेशन में हिस्सा डालने का, अदरवाइज ये तो वो बिल मुस्तरद करवा बैठे थे। तो बाकी जो रहेगी बात इंतखाबी इस्लाहात की, इंतखाबी इस्लाहात में नुकसान तो जाहिर है इन फ्रीकैन का अपना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी सीरियस नजर आता है। सिर्फ टाइम का मसला है, ये टाइम जाया जो अगर हो गया इस लड़ाई में तो उसमें नुकसान जरूर होगा। लेकिन जो इंटरनेट वोटिंग है उसके हवाले से अभी जो चेयरमैन नादरा नए आए हैं, इनका जो टेक्नोलॉजी, इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसमें इनकी बड़ी दिलचस्पी माजी में रही है, और ये हवाले से बड़ा इसको इनकरेज करते हैं। और मैं समझता हूं कि इनका जो आना है ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, क्योंकि ये सिस्टम नादरा ने डेवलप करना है। देखें, एक लीगल बैकिंग चाहिए थी, जो कह रहे हैं ना कि ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस ना आता तो अभी ये सारा मामला तो पॉलिटिसाइज हो रहा है, फिर वो लीगल शेल्टर ना होता। अब किस कानून के तहत वो डेमो हो रहे होते या प्रोक्योरमेंट के हवाले से इसको बाइख्तियार बनाया जाता, तो हुकूमत ने वो तमाम बहाना खत्म किया बेसिकली वो ऑर्डिनेंस लाकर इससे पहले कि जी आप प्रोक्योर कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनेट वोटिंग या जो किसी और तरीके से ओवरसीज को आपने वोट का हक देना है। उसके बाद फिर बिल आ गया, सेनेट में जाना है। अब नहीं बैठेंगे, नहीं बैठ के वो कमेटी रूम नंबर 5 में सर जोड़कर, ये मौका है कि आप अपनी मर्जी की चीजें, क्योंकि ये तो जो मौजूदा हुकूमत है जब ये अपोजिशन में थी उस वक्त ये इंटरनेट वोटिंग की, आरिफ अलवी साहब जब एमएनए थे बात करते थे, उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते थे, तो इन्हें कहा गया अच्छा ऐसा करते हैं अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट तक रहने दें, उसके बाद जाकर देख लेंगे। अब जब उसको भी 4 साल गुजर गए हैं इस बात को भी, तो उसके बाद भी कह रहे हैं जी ये नहीं होना, तो उसके बाद तो फिर ये स्ट्रेटेजी हुकूमत की जो है वो जस्टिफाइड है कि 4 साल पहले आपने वादा किया था इन कमेटी रूमों में बैठ के इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद इस चीज को आगे लेके चलेंगे। अब तो आगे पायलट प्रोजेक्ट नया करने का वक्त भी गुजरता जा रहा है, तो वो कब वक्त आएगा? आखिर आपने उस वक्त की हुई कमिटमेंट्स हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, ये कोई आसमान से चीज नहीं आ गई। अभी भी इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से ये पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे, मामला पार्लियामान में जाएगा। पार्लियामान में जब मिल बैठने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कहां से हो रही है? कहां से हो रही है? आपको लगता है अहमद जवाद साहब के ऑपोजिशन आपके साथ बैठ के बातचीत को, मामले को आगे बढ़ाएगी? वक्त बहुत कम रह गया है,
मैं क्या अहमद जवाद साहब को भी मौका दे दूं, एक जावेद भाई, जावेद एक जुमला फिर कह दें जावेद साबिर भाई, बलोच साहब। जी बात ये है कि देखो, अव्वल तो ये है कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं कि एक्चुअली पहले भी कहा है कि ये एक ओनली विद अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शन लास्ट कमीशन। अपॉर्चुनिटी है। ठीक, क्योंकि अगर आपने ये 2023 तक इलेक्शन नहीं कमीशन किया का तो काम है 2028 कि तक वो फिर इलेक्शन के वाले से, इस्लाहात के वाले से कुछ नहीं होने लगा। एक मिनट साबिर साहब, लाना है, कहाँ से लाना है, क्या खरीदना है, एक मिनट साबिर साहब, अब अहमद जवाद साहब, गवर्नमेंट तो उसको खाली एक फैसिलिटेट करेगा। ठीक है जी जी अहमद जवाद साहब। जी मैं ये कह रहा था कि देखें, अब 2023 के इलेक्शन से पहले ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी अगर नहीं अवेल की गई तो 2028 तक फिर कोई चांस नहीं है आपका इलेक्शन इस्लाहात का, क्योंकि 2023 में जो इलेक्शन होंगे फिर वो 2028 में ही जाके अब दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए अपोजिशन को इस प्रोसेस के अंदर शामिल होना चाहिए, और सिर्फ इस वजह से कि ये हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव है और आप शकूक शुबहात के साथ अगर उसमें आगाज करते हैं तो जाहिर है शकूक शुबहात तो तभी हम आपके दूर करेंगे ना, अगर आप प्रोसेस के अंदर बैठेंगे, अगर आप बातचीत के अंदर बैठेंगे, अगर आप एतराजात उठाएंगे, अगर आप सवालात उठाएंगे, बिल्कुल तो आपको जवाबात दिए जाएंगे, तो फिर जाहिर है ऑपोजिशन को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना पड़ेगा। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, साबिर बलोच साहब, अदील वड़ाइच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। अब जाहिर है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल के रियासत बनाते हैं, और रियासती इदारे ये तमाम एक रियासत है, इसमें हर इदारे का और हर शख्स का अपना अपना एक किरदार है, आइनी और कानूनी किरदार है। हर इदारे को और हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी अपना अपना किरदार अदा करना होगा, तो तभी मुल्क का जमहूरी निज़ाम आगे चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।